बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट। आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और एमसीक्यूज आपको एग्जाम में दिए जा सकते हैं। तो आपने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। मैं इंशाल्लाह आपको बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से समझाऊंगा, एक एक चीज की लॉजिक रीजन बताऊंगा, ताकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप क्या क्या सीखने वाले हैं, पहले आपको वो बताता हूं। बेटा, नंबर 1 पे आपको सिखाऊंगा स्पेक्ट्रम, कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। नंबर 2 पे मैं आपको इसकी टाइप्स के बारे में बताऊंगा कि दो हमारे पास टाइप्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, एक को बोलते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। नंबर 3 पे फिर मैं आपको लाइन स्पेक्ट्रम की फर्दर जो दो टाइप्स हैं वो बताऊंगा, जिसमें एक है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरी है लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, और उसके बाद फिर नंबर 4 पे मेरे बच्चों आपको बताऊंगा जी स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स एंड गैलेक्सीज। नंबर 5 पे फिर हम बात करेंगे जी रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट के बारे में, ये क्या होती हैं और ये क्या इंफॉर्मेशन देती हैं। ठीक है, और नंबर 7 और लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट कर लेते हैं जी हम स्पेक्ट्रम से। अब लफ्ज जैसे ही आपके माइंड में आएगा स्पेक्ट्रम, तो आप क्या सोचेंगे स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो बेटा देखो, स्पेक्ट्रम ना आपके पास डिफरेंट वेवलेंथ वाली जो वेव्स हैं या जो रेडिएशन है ना, उनका सेट होता है। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। डिफरेंट वेवलेंथ रखने वाली रेडिएशन का जो एक सेट होता है, जो एक बंडल कह लीजिए, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अच्छा, एग्जाम्पल बेटा आपके पास इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है रियल लाइफ में, वो है रेनबो। आसमान के ऊपर आपको 7 मुख्तलिफ रंगों की रोशनी नजर आती है ना। हर एक जो लाइट है, लाइट क्योंकि एक वेव है, ठीक है, और हर एक कलर की जो वेव है उसकी अपनी एक वेवलेंथ होती है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपके पास पूरा एक सेट मिल रहा है, यहां से लेकर यहां तक पूरी एक रेंज मिल रही है, जिसके अंदर ब्लू भी है, रेड भी है, उसके अंदर वायलेट भी है। तो डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन है। वो डिफरेंट कलर बेसिकली डिफरेंट वेवलेंथ रखने वाली वेव्स होती हैं, या रेडिएशन कह लीजिए। ठीक है बेटा, सो इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। बात समझ आ गई। और अगर आप इसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, फिजिक्स लैब में जाइए, वहां पे आपके पास एक प्रिज्म पड़ा होगा। आप थोड़ा सा डार्क माहौल बना लीजिए और उसमें से व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करेंगे, तो आप देखेंगे वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो जो आपको डिफरेंट कलर्स की पूरी एक रेंज मिल रही है ना, ये बेटे असल में क्या है, ये डिफरेंट वेवलेंथ रखने वाली वेव्स ही होती है। इसको हम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि स्पेक्ट्रम क्या है। एक सेट है, किसका सेट है? वेव्स का सेट है। कौन सी वेव्स का? जिनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। बात खत्म। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया कि स्पेक्ट्रम होता क्या। अब जरा देखो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। A set of all the emitted or absorbed radiation of different wavelength is called spectrum। असल में आप पहले इस पे गौर कीजिए, स्पेक्ट्रम पे। स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या है? सेट है। किसका सेट है? सेट है डिफरेंट रेडिएशंस का, वेव्स का, जिनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। ठीक है, अब वो रेडिएशन किसी एटम में से निकल के भी आ सकती हैं, उसमें एब्जॉर्ब होने वाला भी होता है स्पेक्ट्रम, इमिशन वाला भी स्पेक्ट्रम होता है। तो वो अलग अलग उसकी टाइप्स हैं, लेकिन मेनली फोकस करने की चीज के ऊपर कि ये सेट है वेव्स का, डिफरेंट वेवलेंथ रखने वाली। ठीक, अच्छा, उसके बाद बेटा इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और दूसरे को हम बोलते हैं जी लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब आपने ये सोचना है कि ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम, इनका आपस में क्या फर्क है। ठीक है, देखो बेटा, ये जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है ना, ये ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जिसके अंदर जो डिफरेंट वेवलेंथ का आपको एक सेट मिला है ना वेव्स की, वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से करीब करीब होती है, क्लोज होती हैं। और उनकी जो इमेज बनती है ना, वो इस तरह से बनती है कि वो एक दूसरे के साथ ऐसे मर्ज हुई होती है। जैसे रेनबो की मैं बात कर रहा हूं ना, एक कलर दूसरे कलर में मर्ज है, दूसरा तीसरे में मर्ज है, तीसरा चौथे में मर्ज है। उनके दरम्यान कोई सेपरेशन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बीच में कोई खाली जगह नहीं है जहां पर वो वेव्स ना मौजूद हो। तो वो तमाम रेंज है, यानी पूरी एक रेंज मिल रही है। मैं समझाने के लिए कह दूं ना अगर, कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आपके पास ऐसा होता है जिसके अंदर तकरीबन तमाम वेवलेंथ की रेडिएशन पाई जाती है। 1 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, 6 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर मिसिंग नहीं होती, सारी पाई जाती हैं। तो इस तरह जब कोई बीच में मिस नहीं होती, ऑलमोस्ट सारी पाई जाती हैं, ये बहुत ज्यादा करीब करीब होती है, तो बेटा वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाती हैं। और एग्जाम्पल इसकी रेनबो ही है। ठीक है, तो ये देखिए बेटा, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में बोलेंगे अ स्पेक्ट्रम इन विच wavelength of radiation emitted are so close to each other।
बहुत ज्यादा एक दूसरे से करीब करीब होती हैं, दैट दे गिव कंटिन्यूअसली ओवरलैपिंग इमेज, कि उनके जो इमेज बन रहे होते हैं, क्योंकि अगर वेव्स का कलर है, जैसे रेड कलर की लाइट होती है, ब्लू कलर की होती है, ठीक है, तो वो सारी जो है वो एक दूसरे में ऐसे मर्ज हुई होती है। मेरे पास जो अवेलेबल कलर्स थे, मैंने इस तरह से आपको एक इमेज दिखाई है, ब्लू ब्लैक ग्रीन और एक ब्लैक और इसका ब्लू का मिक्सचर बना के रखा, ताकि आपको पता चले कि एक कलर के अंदर दूसरा कलर मर्ज हुआ है। यानी यहां से वेवलेंथ चली है सारी, ये वाली वेवलेंथ, ये वाली वेवलेंथ, ये वाली वेवलेंथ, ये वाली वेवलेंथ, सारी की सारी वेवलेंथ इसके अंदर पाई जाती है, बीच में मिसिंग नहीं है। तो बेटा इस तरह का जो आपके पास स्पेक्ट्रम बनता है उसको हम बोलते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, कि जारी है, एक कलर दूसरे में जा रही है, दूसरा कलर तीसरे में जा रही है, कोई स्पेस नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है। तो आपने जहन में एक बात रखनी है कि जैसे लेट्स सपोज के एक लाइन में बहुत सारे लड़के यूं खड़े हैं, ठीक है, अगर सब लड़के साथ क्लोज खड़े हैं, ठीक है ना, इसमें गैप नहीं है, सही है, तो ये सारे जो है ना एक तरह समझ लीजिए कि आपके पास वो शो कर रहे होते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम को। अगर ऐसा हो कि एक लड़का खड़ा है, बीच में एक लड़के का गैप आ जाए, फिर एक लड़का खड़ा है, फिर एक दो का गैप आ गया, फिर तीसरा लड़का खड़ा है, तो फिर ये कंटीन्यूअस नहीं होगा। कंटीन्यूअस होगा मतलब जारी रहे, बीच में गैप ना आए, बीच में स्पेस ना आए, कंटीन्यूअसली जारी है, ठीक है। ऐसे स्पेक्ट्रम को मेरे बच्चा हम कहते हैं जी कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। फिर लाइन स्पेक्ट्रम पे आ जाइए। लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो आपके पास ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जिसके पास आपको पूरी रेंज नहीं मिल रही होती वेवलेंथ की, बहुत सारी वेवलेंथ नहीं मिल रही होती, कोई एक मिल रही है वेवलेंथ, फिर कुछ मिसिंग होगी, फिर कोई एक मिल जाएगी, फिर बहुत सारी मिसिंग होगी, फिर कोई एक मिल जाएगी, यानी कहीं कहीं कोई एक वेवलेंथ मिल रही है, लेकिन पूरी एक रेंज नहीं मिल रही कि ये भी मिले ये भी मिले। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि समझने के लिए बताया था कि 1 नैनोमीटर भी है, 2 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, 6 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर, ये कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है। और अगर यूं मिले 1 नैनोमीटर, फिर सीधा 5 नैनोमीटर पे आ जाए, फिर सीधा 10 नैनोमीटर पे आ जाए, फिर सीधा कोई 50 नैनोमीटर पे चला जाए, ठीक है। अब गैप, बीच में स्पेसिंग है, गैप है, एक मिला, फिर बहुत सारे स्पेसिंग है, फिर एक, फिर स्पेस, फिर एक, फिर स्पेस, इस तरह के जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जो एक लाइन होती है ना बेटा, वो एक मखसूस वेवलेंथ को शो कर रही होती है, ठीक है। तो इसमें आपको लाइंस नजर आती हैं, दिखती हैं, इसको हम बेटा लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे जरा देखिए। The spectrum consisting of discrete lines corresponding to the single wavelength of the radiation is called line spectrum। तो जब आपके पास एक ऐसा सेट ऑफ वेवलेंथ आता है जिसमें मखसूस कोई आपको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ मिल रही होती है, फिर बहुत सारी मिसिंग होती है, जैसा मैंने आपको समझाया, तो उससे बनने वाला बेटा जो हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है उसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। फिर से देखिए, अ स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग ऑफ डिस्क्रीट लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सिंगल वेवलेंथ, इसमें डिस्क्रीट लाइंस होती है। जैसे यहाँ पर देखो, ये पूरी डार्क स्क्रीन है, फिर एक कलर की लाइट यहाँ मिली ग्रीन कलर की, फिर यहाँ ब्लू कलर की, यहाँ रेड कलर की, यहाँ पे मैंने एक मिक्स बनाया हुआ जो कलर, वो कलर की लाइन नजर आ रही है। तो ये देखें, यहाँ से यहाँ पे कोई वेवलेंथ नहीं है, कोई और रेडिएशन नहीं है, फिर एक मिली है, फिर यहाँ से यहाँ तक कोई नहीं है, फिर एक मिली है, फिर यहाँ से यहाँ तक कोई नहीं है, फिर एक मिली है। लेकिन यहाँ देखो सारी तरतीब चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही, सारी, कोई स्पेसिंग नहीं, कोई मिसिंग नहीं है बीच के अंदर, इसमें मिसिंग है, ठीक है। तो ये मेरे बच्चे आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम की एग्जांपल आ जाती है, और ये बेटा आपके पास आ जाती है जी किसकी, एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम की। तो यही बात कह रहे हैं कि जो इसमें एक इंडिविजुअल लाइन है वो एक मखसूस वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। और इस तरह के जो स्पेक्ट्रम होता है बेटा उसको हम बोलते हैं क्या, लाइन स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम की ना हमारे पास मेरे बच्चों दो टाइप्स होती है, एक को हम बोलते हैं लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम और एक को हम बोलते हैं लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और कोई मुश्किल चीज नहीं है, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं बेटा। जो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम होता है ना, वो आपके पास ऐसा स्पेक्ट्रम होता है कि जो एक एटम के अंदर से ना जो रेडिएशन इमिट होके आ रही है उनका स्पेक्ट्रम जब हम हासिल करते हैं तो वो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। अच्छा, जो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ना, एक एटम के अंदर जो हम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कराते हैं उसमें से कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है और बाकी जो निकल के आती है उसमें से ट्रांसमिट हो जाती है, उनका भी हम स्पेक्ट्रम लेते हैं। उस तरह का जो स्पेक्ट्रम होता है मेरे बच्चों, उस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं कि ये जो है वो हमारे पास लाइन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। और याद रहे कि इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें कि लाइन स्पेक्ट्रम हमें दिखता कहां पर है, तो मेरे बच्चों उसका आंसर ये है कि लाइन स्पेक्ट्रम हमें मिलता है एक एटम के स्पेक्ट्रम से। जब हम एक एटम के अंदर से निकल के आने वाली जो रेडिएशन है उसका स्पेक्ट्रम हासिल करें, या एक एटम के अंदर लाइट को एब्जॉर्ब कराने के बाद जो उसमें से ट्रांसमिट होकर आने वाली लाइन जो रेडिएशन है उसका स्पेक्ट्रम हासिल करें, तो मेरे बच्चों वो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम की एग्जांपल्स होती हैं। अब उसमें दो टाइप्स मैंने बता दी आपको, एक एमिशन वाला और एक एब्जॉर्प्शन वाला। अगर एटम के अंदर से फोटॉन्स इमिट होकर आ रहे हैं, ठीक है, रेडिएशन इमिट होकर आ रही है, ठीक है, यानी उसमें से निकल के आ रही है बाहर की जानिब, उसका आप स्पेक्ट्रम लेते हो तो वो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम होगा। और अगर आपने उसके अंदर एटम में कुछ एब्जॉर्ब कराई है, ठीक है, एब्जॉर्ब होने वाली रेडिएशन का स्पेक्ट्रम हासिल करना चाहते हो तो उसको हम बोलते हैं लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए वन बाय वन उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं
इमिशन स्पेक्टर ऑफ द रेडिएशन। अब इमिशन स्पेक्टर किस तरह से होगा मेरे बच्चों, सिंपल सी बात है, ये आपके पास एटम्स है ना, ठीक है। अब इनके जो है ना ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। जब आप कोई भी लाइट को भेजते हैं, कोई भी रेडिएशन भेज रहे हो इसकी जानिब, ठीक है, इसको इसके जो इलेक्ट्रॉन है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एक लेवल को छोड़ के दूसरे लेवल में चले जाते हैं। इसको बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ द एटम। अब यहां पर याद रखिएगा, हमने जब बात करनी है ना इमिशन स्पेक्ट्रम की, तो सबसे पहले ना हमने एटम को एक्साइटेड स्टेट में लेके आना होता है। एक्साइटेड स्टेट में लाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आप इलेक्ट्रिकली इसको जो है वो इलेक्ट्रॉन को नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल में, बड़े शेल में भेज सकते हैं। आप कोई फोटॉन भेज के इसको नीचे वाले से ऊपर वाले में लेके आ सकते हैं। आप किसी और तरीके से भी इसको जो है हीट एनर्जी देकर भी किसी भी तरह से आप इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से बड़े एनर्जी लेवल में भेज सकते हैं। तो जब आपने ये काम कर लिया कि एटम के इलेक्ट्रॉन को एक लोअर एनर्जी लेवल से निकाल कर एक बड़े एनर्जी लेवल में डाल दिया, तो अब आपका एटम मेरे बच्चों एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ चुका है, ठीक है। जब एटम एक्साइटेड स्टेट के अंदर आता है तो अब वो जो है वो ज्यादा देर वहां टिकता नहीं है, उसने वापस रेडिएशन को एमिट करना है। तो वापस जो जाता है अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर और वो एक एनर्जी को एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। आप उसको फोटॉन कह सकते हैं। वो जो लाइट एटम से एमिट होकर बाहर आ रही है ना, उस लाइट को मेरे बच्चों आपने क्या करना है, आपने प्रिज्म से पास करना है। प्रिज्म से पास करने के बाद उसका जो एक स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा बेटा, उसको हम जो है वो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसके लिए हमारे पास जो मैकेनिज्म होता है, देखिए ये हमारे पास तरीकाकार है। ये एक ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर हमने ग्लास को फिल किया हुआ है। यहां पे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वो इलेक्ट्रिकली इसके एटम्स को एक्साइट कर देती है, गैस के एटम्स को। जब इलेक्ट्रिकली गैस के एटम एक्साइट हो जाते हैं, तो एक्साइट होने के बाद फिर वो क्या होता है बेटा, जब वो डी एक्साइट होते हैं यानी वापस हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं, तो वो फोटॉन्स एमिट करते हैं। तो अपने माइंड में अच्छे से ये बात सेव कर लो कि जब हमने एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करनी है, तो एक बात क्लियर है कि एटम के अंदर से जो एमिट होके आने वाले फोटॉन्स है उनका स्पेक्ट्रम हमने देखना है। स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है बेटा, प्रिज्म से पास करने के बाद आपको स्पेक्ट्रम मिलता है। जैसे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट लिया था, लाइट को हमने प्रिज्म से पास किया था। इसी तरह से यहां पर अब आपने क्या करना है मेरे बच्चों, आपने एटम के अंदर से निकल के आने वाली जो फोटॉन्स है उनको आपने पास करना है, किसमें से, प्रिज्म में से पास करना है, और फिर आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा, वो एमिशन स्पेक्ट्रम होगा। तरीकाकार मैंने बताया कि ये आपके पास एक गैस है जो कि एक ट्यूब के अंदर बंद की होती है। यहां पर बेटा आपने इसको इलेक्ट्रिकली एक्साइट किया, वोल्टेज अप्लाई किए, तो एटम जो है उनके इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से निकल गए, हाई एनर्जी लेवल में चले गए, एटम एक्साइटेड स्टेट में चला गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर यहां पर टिक नहीं सकता, वापस जाएगा ग्राउंड स्टेट के अंदर। जब वो इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में जाएगा, यानी ऊपर वाले स्टेट से नीचे वाले स्टेट में आता है, तो उस वक्त फिर वो फोटॉन को एमिट करता है। ये जो फोटॉन इमिट होकर आ रहे हैं बेटा, ये यहां से वो फोटॉन इमिट होकर आ रहे हैं एटम के डी एक्साइट होने से। अब उनको अलाइन करने के लिए इसके सामने दो स्लिट्स रखी गई हैं, उसमें एक बिल्कुल वर्टिकल एक होल बनाया गया इस तरह से, इसमें से गुजर के जाती हैं, फिर आगे एक और स्लिट रखी गई है ताकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाए। उसके बाद बेटा ये हमारा वो ग्लास का बना हुआ प्रिज्म है, इस प्रिज्म से हम इसको पास करते हैं। पास करने के बाद ये एक स्क्रीन होती है, इस स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपको दिखेगा यहां पर इसका स्पेक्ट्रम, जिसको हम कह रहे हैं जी एमिशन स्पेक्ट्रम। अब एमिशन स्पेक्ट्रम की जो टाइप होती है बेटा वो इस तरह की होती है कि पूरी स्क्रीन आपकी डार्क रहती है और कहीं कहीं पे आपको कलरफुल लाइन मिलती है, जैसे ये एक कलरफुल लाइन, फिर ये एक कलरफुल लाइन, फिर ये एक कलरफुल लाइन, फिर ये एक कलरफुल लाइन। अब बच्चे सवाल करते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है कि आपको सारी वेवलेंथ इस कंटीन्यूअस की तरह क्यों नहीं मिल रही, यहां पर आपको स्पेसिफिक वेवलेंथ क्यों मिल रही होती है, सारी की सारी क्यों नहीं मिल रही होती? तो मेरे बच्चों उसकी वजह भी आपको बता देता हूं, क्योंकि आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। याद रखिएगा, एटम का जो शेल है ना बेटा, शेल, ठीक है, एक शेल से दूसरे शेल में आपने इलेक्ट्रॉन को भेजना है, तो आप जब तक दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर उसको एनर्जी नहीं देंगे ना बेटा, उस वक्त तक वो एक शेल से दूसरे शेल में जा ही नहीं सकता। तो ये मखसूस अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, मखसूस अमाउंट में एनर्जी को एमिट भी करते हैं। हर किस्म की एनर्जी को ना ये एमिट करते हैं और हर किस्म की एनर्जी को ना ही ये एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो अब बात आ जाती है कि आपको एक स्पेसिफिक वेवलेंथ क्यों मिल रही होती है। देखें, अब यहां पर जो इन दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है ना, जैसे E2 और E3 है। अब कोई भी अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो कि यहां पर इस एनर्जी E3 की स्टेट में है, वो E3 से E2 में जाता है, तो मेरे बच्चों जितना इन दो एनर्जी लेवल का फर्क है ना, उतनी एनर्जी का फोटॉन वो यहां से एमिट करता है। फोटॉन की एनर्जी को हम डिनोट करते हैं H इंटू F से। F उसकी फ्रीक्वेंसी है फोटॉन की, तो फ्रीक्वेंसी के साथ ही उसकी वेवलेंथ भी कंट्रोल होती है। तो मेरे बच्चों, क्योंकि मखसूस एनर्जी है इसलिए मखसूस फ्रीक्वेंसी है, मखसूस फ्रीक्वेंसी है तो मखसूस वेवलेंथ ही मिलेगी, हर किस्म की वेवलेंथ आपको नहीं मिलेगी। अब अपने माइंड में अच्छे से ये बात सेव कर लो, क्योंकि हर एनर्जी का फोटॉन यहां से इमिट नहीं हो सकता, इसलिए हर वेवलेंथ का आपको रेडिएशन यहां से नहीं मिल सकती, एक सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ ही आपको मिलेगी, ठीक है।
ओके ये वजह है मेरे बच्चों कि आपको लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक लाइन के बाद बहुत सारे गैप आएगा, फिर दूसरी लाइन के बाद गैप आएगा, फिर तीसरी लाइन के बाद गैप आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत सारी जो है जिस तरह यहाँ कॉन्टिन्यूसली मिल रही थी एनर्जी, इस तरह से एनर्जी मिले। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को बेटा हम कहते हैं जी लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम है। और इसको हम लिखेंगे कैसे? व्हेन द एनर्जी इज एडेड टू द एटम, इलेक्ट्रॉन जंप टू द हायर एनर्जी लेवल। आप एनर्जी दे दी, किसी भी तरह दे दी, हमने यहां वोल्टेज के थ्रू दे दी, तो इलेक्ट्रॉन उसका लो एनर्जी लेवल से चला जाएगा हाई एनर्जी लेवल के अंदर। ओके चला जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा? दीज इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप डाउन टू द लो एनर्जी लेवल। जब ये इलेक्ट्रॉन वापस डी एक्साइटेड स्टेट में आएगा, ऊपर से नीचे आएगा, तो ये जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी उतनी ही एनर्जी वो एमिट भी करेगा। इस वजह से क्या होगा? वहां से फोटॉन एमिट होगा। व्हेन दिस फोटॉन पासेस थ्रू द प्रिज्म, अ सीरीज ऑफ लाइंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑब्टेन्ड इज लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जब वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जाते हैं और फोटॉन इमिट कर रहे हैं, उन फोटॉन को हमने प्रिज्म से पास किया, प्रिज्म से पास करने के बाद फिर यहां पर आपको उसका स्पेक्ट्रम मिलता है, इस तरह से डिफरेंट लाइन मिलती हैं। अब ये एक लाइन क्यों नहीं मिली और लाइन आपको क्यों मिली है? क्योंकि बेटा उसकी वजह ये है, पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास के हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो E4 स्टेट से E3 में आए, तो कुछ और एनर्जी का फोटॉन इमिट होगा, कुछ और वेवलेंथ होगी उसकी। हो सकता है वो E4 से E2 में जाए तो फिर कुछ और एनर्जी का फोटॉन इमिट करेगा। हो सकता है वो E4 से E1 में जाए तो फिर कुछ और एनर्जी का फोटॉन इमिट करेगा। तो लेकिन एक बात तय है कि फोटॉन वही इमिट होगा वहां से जिसकी एनर्जी दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होगी। हर एनर्जी का फोटॉन इमिट नहीं हो सकता, इसलिए आपको हर वेवलेंथ का जो फोटॉन भी नहीं मिलेगा, यानी सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ ही मिलेगी। जो रेडिएशन एटम में से निकल के आ रही होंगी उनकी हर कोई वेवलेंथ नहीं होगी, बल्कि सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ ही होंगी। इसलिए ये मैंने बात यहां पर मेंशन कर दी। अगर आपके माइंड में सवाल आए तो आपको पहले से मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। उसके बाद बेटा इसकी एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी जो एटम होता है ना, उसकी अपनी एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं जो दूसरे से मैच नहीं करती। हर एक एटम की अपनी अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, ठीक है। अब यहां पे हमने कोई भी एक इंडिविजुअल एटम की बना दी है तो ये सिर्फ इसी को रिप्रेजेंट करती है, किसी और एटम की स्पेक्ट्रम इस तरह की नहीं होगी, उसकी डिफरेंट होगी इससे। इसलिए स्पेक्ट्रल लाइंस की हेल्प से आप एटम की भी शिनाख्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर ये सवाल कहीं पे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि आप एटम की शिनाख्त कर सकते हैं या कहीं शॉर्ट में आ जाए, तो आप बताइएगा कि हर एटम का जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो उसकी मखसूस होती हैं, वो किसी दूसरे से मैच नहीं कर सकती। इसलिए मेरे बच्चों, आपको एटम की अगर पहचान करनी है, आप उसकी स्पेक्ट्रल लाइन से भी उस एटम की पहचान कर सकते हैं कि ऐसी स्पेक्ट्रल लाइन तो सिर्फ हाइड्रोजन की हो सकती है, तो यह हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम नहीं हो सकता। ऐसी स्पेक्ट्रल लाइन तो सिर्फ ऑक्सीजन की हो सकती है, यह ऑक्सीजन के अलावा कोई और एटम नहीं हो सकता। तो इस तरह मेरे बच्चों आप इसकी पहचान भी कर सकते हो। उसके बाद फिर आ जाएंगे जी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के ऊपर। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है? स्पेक्ट्रा दरअसल स्पेक्ट्रम की ही जमा होती है, ठीक है। इससे परेशान नहीं होना आपने, आप स्पेक्ट्रम लिखिए, स्पेक्ट्रा लिखिए, दोनों ठीक है, सही है। सो एब्जॉर्प्शन, इसके नाम से जाहिर है कि हमने क्या करना है, अब एब्जॉर्ब करना है लाइट को। तो हम ऐसा करते हैं, हमारे पास एक मटेरियल है, उस मटेरियल में से ना हम व्हाइट लाइट कह लीजिए, उसको हम एब्जॉर्ब कराते हैं। हमने लाइट इस मटेरियल में से एब्जॉर्ब कराई है, अब उस मटेरियल के अंदर एटम्स होंगे। अब व्हाइट लाइट के अंदर ना बहुत सारी वेवलेंथ मौजूद है, ठीक है। तो यहां पर जो इसके अंदर मौजूद एटम है उसमें से कुछ या चंद आप कह लीजिए जो वेवलेंथ है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी सारों को अलाउ करता है कि इसमें से पास करके चला जाए। तो वो जो यहां से ट्रांसमिट होके गई है ना, ट्रांसमिट यानी जो उसमें से पास कर गई हैं, उन ट्रांसमिट होने वाली रेडिएशन का अगर आप सामने प्रिज्म रखेंगे और उसके बाद स्क्रीन के ऊपर उसका आप इमेज लेंगे, तो वो बेटा जो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। वो स्पेक्ट्रम कैसा होगा? वो स्पेक्ट्रम ऐसा होगा बेटा कि आपकी पूरी स्क्रीन ऐसे कलरफुल होगी, उसमें कहीं कहीं पे ना डार्क लाइंस होंगी, कहीं कहीं पे डार्क लाइंस होगी। भाई डार्क लाइंस क्यों आ गई और किस तरह बन गई, क्या तरीकाकार होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, वो भी समझाता हूं आपको। मेरे बच्चों देखो, आपने यहां से बहुत सारे फोटॉन जो है वो भेजे थे, या बहुत सारी आप कह लीजिए कि आपने लाइट वेव्स भेजी थी जिनकी अलग अलग वेवलेंथ थी, अलग अलग एनर्जी थी, ठीक है। तो ये एनर्जी और वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी इनका आपस में ताल्लुक होता है, ठीक है बेटा। अब देखो, अब यहां पर जो है वो मैंने आपको बताया था पिछले पॉइंट के अंदर कि ये हर एनर्जी का जो फोटॉन है वो एमिट नहीं कर सकती, चंद मखसूस ही एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर जो एनर्जीज होती है वही एमिट कर सकता है। यानी E1 E2 के फर्क के बराबर फोटॉन इमिट हो सकता है, E2 E3 के फर्क के बराबर फोटॉन इमिट हो सकता है यहां पे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इसके अलावा कोई भी ऐसी एनर्जी आप कह दें कि वो आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होता। इसी तरह से जब एब्जॉर्प्शन की बात होती है तो फोटॉन एब्जॉर्ब भी वही होता है जिसकी एनर्जी दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होती है। या आप कह लीजिए कि जो भी हम इसके ऊपर लाइट भेज रहे हैं, लाइट भी एनर्जी होती है, ठीक है। वो जो हम भेज रहे हैं वही एनर्जी इसके अंदर एब्जॉर्ब होती है जिनकी वैल्यू
E1 माइनस E2 के बराबर होती है या E2 माइनस E3 के बराबर होती है, यानी दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब हो सकती है। हर एनर्जी यहां इमिट एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। लेकिन आपने क्या किया, आपने बहुत सारी जो रेडिएशन है, जो वेव्स हैं बेटा, वो इसकी तरफ भेज दी हैं। जब आपने बहुत सारे रेडिएशन इसकी तरफ भेज दी हैं, उसमें से कुछ ऐसी होंगी कि जिनकी एनर्जी इस तरह से होगी कि वो दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होगी। वो वहां से क्या होगी बेटा, वो वहां से एब्जॉर्ब हो जाएगी। जब वो वहां से एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वो लाइट अब जो है वो इसके अंदर जज़ब हो चुकी है, वो आगे ट्रांसमिट नहीं हो सकती। वो वेवलेंथ कह लीजिए या वो लाइट वेव कह लीजिए जो यहां एब्जॉर्ब हो गई है, जिसकी एनर्जी दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर थी, अब वो आगे ट्रांसमिट नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरह से जो रेडिएशन ऐसी हैं जिनकी एनर्जी किसी भी दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर है, वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, बाकी तो एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, क्योंकि ये हर एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता। ये सिर्फ उसी को एब्जॉर्ब करेगा जिसकी एनर्जी दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होगी। दैट्स व्हाई बेटा यहां पर आपको बहुत सारी रेडिएशन सीधा सीधा पास करके ट्रांसमिट होकर मिल जाएंगी, और चंद रेडिएशन ऐसी होंगी जो कि उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी और वो आगे स्पेक्ट्रम में नहीं मिलेंगी। उसकी जगह पे आपको मिसिंग, ये मिसिंग लाइट का देखो, डार्कनेस का मतलब है कि यहां पर एब्सेंस ऑफ लाइट है, तो ये जो लाइट है ना यहां पर एब्जॉर्ब हो गई है, ये वाली लाइट की एक वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई है, ये वाली एब्जॉर्ब हो गई है, ये वाली एब्जॉर्ब हो गई है, यहां डार्कनेस मिल रही है आपको। ठीक है, तो ये देखो, ये बहुत सारी लाइट जो पास कर गई थी, इस वजह से ये जो इसकी स्क्रीन बनेगी वो ज्यादा ब्राइट बनेगी। लेकिन क्योंकि बीच में से कुछ कुछ जो है वो एब्जॉर्ब हुई है, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है उन वेवलेंथ की जगह पे यहां पे डार्क लाइन नजर आएगी कि यहां पर लाइट नहीं पहुंची, ये एटम के अंदर ही एब्जॉर्ब हो गई है। और ये जो सारी ब्राइट ब्राइट कलर नजर आ रहे हैं आपको, ये सारी वो लाइट जो एब्जॉर्ब नहीं हुई, उसमें से ट्रांसमिट होकर बाहर आ चुकी है। तो ये भी लाइन स्पेक्ट्रम है, ये भी लाइन स्पेक्ट्रम है। ये कौन सा है, एमिशन का है, ये कौन सा है, एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, एमिशन में सिर्फ जो फोटॉन एटम से एमिट होकर आ रहे हैं उनको प्रिज्म से पास किया गया। एब्जॉर्प्शन में हमने क्या किया, जो लाइट हमने इस मटेरियल में भेजी थी, जो एब्जॉर्ब होगी, जो उसमें से ट्रांसमिट हो चुकी है, ट्रांसमिट होकर आने वाली वेव को, जो लाइट को जो है वो हमने प्रिज्म से पास कराया। तो ट्रांसमिट होने वाली में से कुछ मिसिंग थी, बाकी उसमें से पास कर गई। अब क्योंकि ज्यादातर पास कर गई हैं और बहुत कम है जो स्किप की हैं, जो कि उसमें एब्जॉर्ब हुई हैं, इस वजह से आपके पास ज्यादातर स्क्रीन जो है वो ब्राइट दिखेगी, और कहीं कहीं पे ये जो है वो आपके पास स्पॉट आएंगे, ब्लैक लाइंस आएंगी, जो कि इंडिकेट कर रही है ये वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई है, हमें नहीं मिल सकी, ये वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई है, हमें नहीं मिल सकी, ये वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई, हमें नहीं मिल सकी, लेकिन ये आपको मिल गई, ये ट्रांसमिट हो गई। जितनी भी ट्रांसमिट हुई है वो सारी की सारी उसमें से पास कर गई है। तो बेटा बात एक ही है, अगर आप उसको याद रख लें कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो हर एनर्जी को ना एमिट कर सकते हैं, ना ही वो हर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मखसूस एनर्जी को एमिट भी करते हैं, मखसूस एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करते हैं। इसलिए जो हम यहाँ से रेडिएशन भेज रहे होते हैं, ठीक है, उसमें से ना तो सारी उसके अंदर एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है, हर वेवलेंथ उसमें एब्जॉर्ब नहीं होती, चंद मखसूस एब्जॉर्ब होंगी, और चंद मखसूस ही ऐसी होंगी जो उसमें से एमिट होंगी, हर एक एमिट भी नहीं हो सकती। ठीक है, ओके जी। अब मैंने कोशिश तो की है कि आपको मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊं, अगर थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई हो तो उसके लिए माजरत, क्योंकि बेटा टाइम फिर वीडियो का बहुत लंबा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। इसकी डेफिनेशन वगैरह तो हमने देखनी है। अब यहाँ पे व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पासिस थ्रू द सब्सटेंस, ये रही सब्सटेंस, ये रही बीम ऑफ व्हाइट लाइट, इसमें से पास कर दी हमने। मैंने डायग्राम इसलिए साथ बनाई ताकि आपको समझ आए चीजों की। सम फोटॉन्स ऑफ लाइट विल अब्सॉर्ब, कुछ भी उसमें से जज़ब हो गए, बाकी उसमें से ट्रांसमिट हो जाएंगे। अ स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्रू द सब्सटेंस इज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब उसने कहा स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसमिटेड, यानी जो उसमें से पास करके जा चुकी हैं उनका स्पेक्ट्रम लिया गया, तो वो बेटा आपके पास क्या आएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कराएगा, और इस तरह का वो स्पेक्ट्रम होगा। अब यहां पर एक पॉइंट और जरा सुन लीजिए बेटा, कि देखिए ये मैंने जो बनाई ना यहां पर एक, ठीक है, ये एक एटम का आप कह लीजिए कि एमिशन स्पेक्ट्रम है, ये मान लीजिए उसी एटम का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। जैसी लाइंस आपको यहां पर दिखी ना कलरफुल, वैसी लाइंस इसके अंदर आपको डार्क दिखेंगी। यहां पर देखो बैकग्राउंड डार्क था, वो लाइन जो है वो ब्राइट थी, यहां पे बैकग्राउंड ब्राइट है और वो लाइन जो है वो डार्क है, तो इनका जो स्पेक्ट्रम है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम टू सेम होता है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया फॉर अ पर्टिकुलर एटम एब्जॉर्प्शन लाइंस आर सेम एज अ वेवलेंथ ऑफ इट्स एमिशन लाइंस। जैसी इसकी एब्जॉर्प्शन लाइंस होती हैं वैसी इसकी एमिशन लाइंस भी होती है। ये देख सकते हैं, अब मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल इसके जैसी बने, लेकिन अगर फिर भी थोड़ी बहुत होगी तो आप गुजारा करें बेटा। लेकिन एक चीज है कि जैसा इसका स्पेक्ट्रम होगा वैसा स्पेक्ट्रम इसका भी होगा, जैसी लाइंस इसमें होगी वैसी लाइंस इसके अंदर होगी। अगर यहाँ पे फर्ज कर लें कि 6 नैनोमीटर वाली जो रेडिएशन है वो आपको यहाँ पे मिल रही है, जो ग्रीन कलर की दिख रही है, तो यहाँ पे 6 नैनोमीटर वाली ही मिस होगी। ठीक है, तो क्योंकि अगर यहाँ पे 12 नैनोमीटर वाली आपको दिख रही है तो यहाँ 12 नैनोमीटर वाली मिस होगी।
ठीक है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि एटम ने सेम एनर्जी का फोटोन ही इमिट भी करना होता है, सेम एनर्जी का फोटोन ही एब्जॉर्ब भी करना होता है, क्योंकि वो एनर्जी कितनी होती है जितना दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस होता है। ये देखिए E इज इक्वल टू HF इज इक्वल टू E3 माइनस E2। तो ये जो फोटोन की एनर्जी है वो बेटा डिपेंड कर रही है, जो अब्जॉर्ब होना है वो हमारे पास इक्वल होती है दो एनर्जी लेवल के फर्क के बराबर, ठीक है। ये रीजन है उसके अंदर। तो इस वजह से बेटा ये पॉइंट याद रखिएगा कि लाइन स्पेक्ट्रम चाहे इमिशन का हो, लाइन स्पेक्ट्रम चाहे एब्जॉर्प्शन का हो, बेटा वो दोनों के दोनों सेम होते हैं। उसके बाद फिर आ जाओ जी स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट फ्रॉम द स्टार्स एंड गैलेक्सीज। बेटा ये जो एस्ट्रोनॉट होते हैं ना, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर लेते हैं गैलेक्सीज के बारे में, स्टार्स के बारे में। ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है, एमिशन स्पेक्ट्रम और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, इसको एनालाइज करते हुए, ठीक है। तो यहां पर मैंने मेंशन किया है एस्ट्रोनॉमर कैन इन्वेस्टिगेट द ऑब्जेक्ट इन द स्पेस बाय एनालाइजिंग द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इसकी डिटेल क्योंकि हम आगे चल के रेडशिफ्ट में पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहां पर उसकी डिटेल नहीं बता रहा आपको। They observe the difference in the spectral lines of light coming from the sun and the galaxies। वो क्या करते हैं? ये देखिए अर्थ के ऊपर हमारा ऑब्जर्वर है, कुछ रेडिएशन सन से आ रही हैं, कुछ रेडिएशन जो है वो इधर इन गैलेक्सी से स्टार से आ रही हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सन से आने वाली रेडिएशन और जो गैलेक्सी से स्टार से आने वाली जो रेडिएशन है उन दोनों का आपस में कंपैरिजन करते हैं। उनका कंपैरिजन यानी उनके स्पेक्ट्रम का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना। कंपैरिजन मीन उनके इधर से जो आने वाली रेडिएशन है उसका स्पेक्ट्रम, इधर से आने वाली रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है उन स्पेक्ट्रम का आपस में कंपैरिजन किया जाता है। वो कंपैरिजन करके वो एनालाइज करते हैं, चीजों को जज करते हैं कैसा चल रहा है, क्या साथ चल रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि कोई स्टार आपकी तरफ बढ़ रहा है, कोई स्टार आपसे दूर जा रहा है, गैलेक्सीज बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है, नहीं कर रही, क्या हो रहा है, वो सब चीजें यहां से पता चलती हैं। ओके, तो उसके बाद फिर यहाँ पे आखिरी पॉइंट पे आ रही है, द स्पेक्ट्रल लाइंस अपीयर टू द शिफ्टेड टुवर्ड द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम बट हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न। अब बेटा होता क्या है कि यहां से जो आने वाली रेडिएशन है और यहां से जाने वाली रेडिएशन है उनका स्पेक्ट्रम ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है, लेकिन ये चीज ऑब्जर्व की गई कि जो रेड वाली साइड है ना, देखो ये वेवलेंथ है, अलोंग द एक्स एक्सिस यहाँ पर वेवलेंथ होती है। ये ब्लू वाली जो वेवलेंथ है वो इस तरफ होती है, ब्लू शॉर्टर वेवलेंथ होती है, रेड जो है वो इसमें विजिबल में लॉन्गेस्ट कह लीजिए वेवलेंथ होती है। तो अगर जो हमारे पास रेडिएशन है वो रेड की तरफ शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब ये होता है कि उनकी वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है। अगर वो ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब है वेवलेंथ उसकी डिक्रीज कर रही है। तो अच्छे से माइंड में सेव कर लो, ब्लू जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर होती है और जो रेड वेवलेंथ है वो लॉन्गर होती है विजिबल लाइट के अंदर, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि एक जो स्पेक्ट्रम मिलता है हमें, लाइन स्पेक्ट्रम जो स्टार से आने वाली लाइट का है और जो सन से आने वाली लाइट है, उन दोनों में फर्क है कि जो स्टार से आने वाली लाइट्स हैं या गैलेक्सी से आने वाली जो लाइट्स हैं उनके जो वेवलेंथ है वो रेड की तरफ शिफ्ट हो रही है, यानी उनकी वेवलेंथ थोड़ी सी बड़ी हुई है, ठीक है। इसको हम रेड शिफ्ट कहते हैं। अभी अगले नेक्स्ट बोर्ड पे जाके हमने इस चीज को डिस्कस करना है। फिल वक्त मैंने सिर्फ थोड़ा सा आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि भाई आप इसको, ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है इसको एनालाइज करते हुए बेटा आप डिस्कस कर सकते हैं गैलेक्सीज को, स्टार्स को, उनकी मोशन को, ठीक है, वो क्या कर रही है, उनके अंदर क्या है, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन बेटा आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा बताया रेड शिफ्ट के अंदर कि जो गैलेक्सीज हैं और जो स्टार्स हैं, ठीक है, उनसे आने वाली जो रेडिएशन है उनका स्पेक्ट्रम जब लिया गया तो ये चीज ऑब्जर्व की गई कि उधर से आने वाली जो रेडिएशन है उनका स्पेक्ट्रम जो है वो रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी उनकी वेवलेंथ इंक्रीज हुए जा रही है। अब क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इस चीज को भी हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाकर डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, अब हम डिटेल से बात करने जा रहे हैं जी रेड शिफ्ट के बारे में कि रेड शिफ्ट क्या होती है, इसका क्या मतलब है, इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। और अगर आप इसका कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ना बेटा, तो आपको लाजमी से डॉपलर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डॉपलर इफेक्ट के बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं आता तो बेटा प्लीज आप इस टॉपिक को एक बार लाजमी से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ दो केस आपने डिस्कस करने हैं, एक व्हेन द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर एंड व्हेन द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। इससे आपको ये पता चलेगा कि जब सोर्स ऑफ वेव ऑब्जर्वर की तरफ जाता है या ऑब्जर्वर से दूर जाता है, ठीक है, तो उससे निकल के आने वाली जो वेवलेंथ है, जो वेव्स हैं, उनकी वेवलेंथ में कैसा चेंज आता है, ठीक है बेटा। ओके जी, तो यहां पर भी मैं पहले आपको डॉपलर इफेक्ट जो है वो रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको लेके आऊंगा बेटा किसके ऊपर, इस रेड शिफ्ट के ऊपर, ताकि आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है बेटा। ओके, अब डॉपलर इफेक्ट क्या है, हमने क्लास 11th में सीखा था कि एक एग्जांपल ली थी हमने, एक सोर्स की, सोर्स ऑफ वेव जो कि साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करता था और एक बंदा जो कि ऑब्जर्वर था, ठीक है। और हमने देखा था कि जब जो साउंड का सोर्स है, ठीक है, और जो ऑब्जर्वर है
उन दोनों के दरमियान रिलेटिव मोशन आती है, यानी एक दूसरे के लिहाज से मूव करते हैं, तो सुनने वाले लिसनर को, ऑब्जर्वर को जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो कुछ और मालूम होती है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ है वो कुछ और मालूम होती है, यानी चेंज मालूम होती है। ठीक है, उसमें एक अपीरेंट चेंज आ जाता है। ठीक है, जब जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा होता है तो कुछ और फ्रीक्वेंसी मालूम होती है, जब वो दूर जा रहा होता है तो कुछ और फ्रीक्वेंसी मालूम होती है। मैंने वहां पर आपको एक एग्जांपल भी दी थी कि फर्ज करें कि आप खड़े हैं, एक गाड़ी जो है वो आपकी तरफ बढ़ रही है, गाड़ी की आवाज जो है वो आपकी तरफ आ रही है, तो गाड़ी एक तरह से सोर्स ऑफ साउंड बन गया, ठीक है, या वेव्स का सोर्स बन गया। आप रेस्ट पे खड़े हैं, आप ऑब्जर्वर हैं। जब गाड़ी आपकी तरफ आती है तो उसकी आवाज बारीक होती है, जब गाड़ी आपसे दूर जाती है उसकी आवाज भारी हो जाती है, लाइक जब वो आपकी तरफ आ रही है आवाज बारीक है, जब आपसे दूर जा रही फिर आवाज भारी होगी। तो भारी आवाज मतलब लो फ्रीक्वेंसी, बारीक आवाज मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। तो वो गाड़ी आपके लिए सोर्स ऑफ साउंड है। तो जब सोर्स आपकी तरफ आता है ना बेटा, ठीक है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है। जब वो आपसे दूर जाता है सोर्स ऑफ वेव्स या सोर्स ऑफ साउंड, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो लो हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब ये भी याद रखना कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ घटेगी, और अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास कम हो रही है तो फिर वेवलेंथ बढ़ेगी। इसलिए ये भी याद रखना आपने कि जब सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता हुआ आ रहा होता है तो वहां पे वेवलेंथ शॉर्टर हो जाती है, फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है। जब ऑब्जर्वर से सोर्स जो है वो दूर जा रहा होता है, ठीक है, जिसने वेव्स को भेजना ऑब्जर्वर की तरफ, तो उस वक्त जो है वो फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है और वेवलेंथ हाई हो जाती है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आपने इनको याद रखना है। मैंने यहां पे देखिए इनको लिखा हुआ है, देयर इज अपीरेंट चेंज इन वेवलेंथ or frequency of the radiation or waves from the source due to its relative motion toward or away from the observer। जब सोर्स ऑब्जर्वर की जानी मूव करता है या उसे अवे मूव करता है तो उसको जो वेव्स की फ्रीक्वेंसी है या फिर जो वेवलेंथ है उसमें एक चेंज नजर आता है, वो कुछ और फ्रीक्वेंसी, कुछ और वेवलेंथ उसको दिखती है। ठीक है, इस इफेक्ट को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। वो साइंटिस्ट जिसने इसको डिस्कवर किया था उसके नाम पे हमने इसका नाम रखा डॉपलर इफेक्ट। बात समझ आ गई? जैसे मैंने आपको गाड़ी की एग्जांपल भी दी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर दूसरे दो पॉइंट जो आपको बताएं वही मैंने यहां पर मेंशन किए हैं। वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इंक्रीजेस व्हेन द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जब सोर्स दूर जाएगा ऑब्जर्वर से तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन डिक्रीजेस व्हेन द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर। अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आए, जो कि रेस्ट पे खड़ा ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो उस वक्त फिर क्या होता है बेटा कि जो इसकी वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये दो पॉइंट आपने नहीं भूलने बेटा कि अगर ऑब्जर्वर से सोर्स ऑफ वेव दूर जाएगा तो वेवलेंथ बढ़ेगी, ज्यादा वेवलेंथ मालूम होगी, ठीक है, ऑब्जर्वर को। और अगर जो सोर्स ऑफ वेव है वो ऑब्जर्वर की जानिब आएगा तो उसको शॉर्टर वेवलेंथ मालूम होगी। ये दो पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रख लें। ठीक है, अच्छा, अब ये जो डॉपलर इफेक्ट है ना बेटा, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको साउंड वेव में दिखता है, वो लाइट वेव्स में भी आपको ये नजर आएगा डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, और डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट जो है उसी को इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो डिफरेंट स्टार्स के बारे में और गैलेक्सीज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर मेंशन किया है, डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द स्पेक्ट्रा ऑफ डिस्टेंट स्टार एंड गैलेक्सीज आर ऑब्जर्व्ड। जब स्टार्स की तरफ से आने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम देखा गया, स्पेक्ट्रा देखा गया, या गैलेक्सीज की तरफ से आने वाली जो लाइट है उसका स्पेक्ट्रा देखा गया, तो हमें जो है वो उसके अंदर भी ऐसा डॉपलर शिफ्ट जो है वो नजर आया, डॉपलर इफेक्ट नजर आया, जैसा साउंड वेव्स के अंदर आता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि गाड़ी आपकी तरफ आ रही, गाड़ी सोर्स ऑफ साउंड है, आप ऑब्जर्वर हैं, आवाज बारीक लगती है, और अब वेवलेंथ उसकी जो है वो हमारे पास कैसी होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई है, वेवलेंथ लो होती है। तो जब सोर्स आपकी तरफ आएगा वेवलेंथ शॉर्टर, सोर्स आपसे दूर जाएगा वेवलेंथ आपको ग्रेटर मालूम होती है। ये दो पॉइंट आपने याद रखने। ठीक है, ओके जी, ऐसा क्यों होता है वो मैं यहां पर नहीं बताऊंगा बेटा, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट एक अलग से टॉपिक है, तो मैं उसको सजेस्ट कर चुका हूं, बता चुका हूं आपको, दो केस भी बताए हैं, बस वो दो केस डिस्कस करें तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि आखिर इसमें हो क्या रहा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अब हम ये चीज हमने सीख लिया, अब बेटा हमने सीखना है कि रेड शिफ्ट है क्या, ये क्या बला है रेड शिफ्ट। ठीक है, और हमें क्या इंफॉर्मेशन ये देता है। मेरे बच्चों ध्यान से बात सुनना, मैंने आपको पिछले बोर्ड पे ये बात समझाई है कि स्टार से और गैलेक्सी से आने वाली जो रेडिएशन है उनका स्पेक्ट्रम लिया जाता है। ठीक है, और जो सन से आने वाली रेडिएशन है उनका भी स्पेक्ट्रम लिया जाता है। उन दोनों को हम आपस में रिलेट करते हैं,
उसको रिलेट करके ना हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं स्टार्स के बारे में, ठीक है, कि वो बने किस चीज़ से हैं और वो मूव कर रहे हैं अवे फ्रॉम ईच अदर या टूवर्ड ईच अदर मूव कर रहे हैं, किस तरफ उसकी डायरेक्शन है, कैसा मूव कर रहे हैं, तेज़ मूव कर रहे हैं, आहिस्ता मूव कर रहे हैं, ये सब इंफॉर्मेशन हमें इस रेड शिफ्ट के बारे में से भी पता लग जाती है, ठीक है। अब ये रेड शिफ्ट है क्या? होता यूं है बेटा कि जो स्टार्स है ना, स्टार्स, उसके अंदर से लाइट वेव जो है वो निकल के आ रही होती हैं। अब स्टार के अंदर जो है वो मोस्टली हाइड्रोजन होती है, हीलियम गैस होती है स्टार्स के अंदर, ठीक है। तो जब उसमें से लाइट रेज निकल के आती है ना स्टार में से, तो उसके अपने अंदर मौजूद जो हाइड्रोजन है उसमें से उसने पास होके आना है। तो जैसा मैंने अभी आपको प्रीवियस बोर्ड पे एक कॉन्सेप्ट दिया था ना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, तो वो लाइट वेव्स उन एटम में से पास करके जाती है, तो कुछ वेवलेंथ जो है वो एटम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, और बाकी सारी उसमें से ट्रांसमिट हो जाती है। तो ट्रांसमिट होके वो आती होती हैं अर्थ के ऊपर। अब उनका हम जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ले लेते हैं। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। इसमें देखें ये वाली वेवलेंथ अब्जॉर्ब होगी, ये वाली वेवलेंथ अब्जॉर्ब होगी, ये भी अब्जॉर्ब होगी, ये भी अब्जॉर्ब होगी, ये वहीं पे स्टार में से अब्जॉर्ब होके बाकी आपको यहां पर मिली, ठीक है। फिर हम सन से आने वाली जो वेव्स हैं उनको भी देखते हैं। जो सन से आने वाली रेडिएशन है, वो सन भी एक स्टार ही है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन गैस होती है, उसमें से जब वो पास करके आती हैं तो कुछ रेडिएशन जो है, कुछ वेव्स जो हैं, वेवलेंथ वगैरह वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं हाइड्रोजन के एटम के अंदर, और बाकी जो है वो फिर उसमें से ट्रांसमिट होकर आ जाती हैं। उनका भी स्पेक्ट्रम लिया गया। अब ये दोनों के स्पेक्ट्रम यहाँ पे शो किए गए, ये एक ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। ये देखें जी, ये सन वाला है और ये स्टार वाला नीचे वाला है, ठीक है। तो हमें ये दिखता है कि इनकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ना, दोनों की बिल्कुल एक जैसा पैटर्न है। जैसे इसका पैटर्न होता है बिल्कुल वैसे का वैसा पैटर्न इसका भी। इसका मतलब है कि ये सेम एटम का स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का, ठीक है, इधर से भी और इधर से भी। बात समझ गए? लेकिन एक चीज ऑब्जर्व की गई कि जो स्टार से आने वाली रेडिएशन है ना, उनकी सारी की सारी वेवलेंथ ना इस तरफ को शिफ्ट हो गई है, इस तरफ को, रेड वाली साइड को शिफ्ट हो गई है। इसको रेड शिफ्ट कहा जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा डोपलर इफेक्ट की वजह से हुआ। डोपलर इफेक्ट यह कहता है कि अगर कोई सोर्स ऑफ वेव ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो उससे जो वेव्स ऑब्जर्वर तक पहुंच रही हैं उसकी वेवलेंथ ऑब्जर्वर को ज्यादा मालूम होती है, उसकी वेवलेंथ इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। अगर हम यहां पे देखें तो ये यहां से लेके यहां तक की जो वेवलेंथ है, जो ब्लू लाइट होती है उसकी वेवलेंथ शॉर्टर है इन सब के अंदर, और जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ लॉन्गर है इन सब के अंदर। तो बड़ी वेवलेंथ जो है वो रेड की तरफ है, छोटी वेवलेंथ जो बेटा वो इसकी तरफ आती है, ये जो ब्लू वाली साइड है। अब देखो यहां पे कि जो स्टार से आई है वेवलेंथ, अब होनी तो यूं चाहिए थी, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम वैसे का वैसा मिलता है, लेकिन जो अब्जॉर्ब होने वाली रेडिएशन है ना, यहां पर जो वेवलेंथ अब्जॉर्ब हुई है वो यहां पर उससे बड़ी हुई वेवलेंथ मिल रही है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये स्टार अर्थ से दूर जा रहा है। इससे आने वाली जो रेडिएशन है उनकी जो वेवलेंथ है ड्यू टू डॉपलर्स इफेक्ट, उसमें एक इंक्रीज दिखा तो वो क्योंकि बढ़ने या इंक्रीज वाली जो साइड है, जो ग्रेटर साइड है वो रेड वाली होती है, इसलिए वो यहां की बजाय थोड़ा आगे जाके आपको अब जो इसका स्पेक्ट्रम जो है वो दिख रहा है, स्पेक्ट्रल लाइन यहां दिख रही है। बात समझ गए? तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन यहां से इस तरफ को शिफ्ट हुई है वो इसलिए शिफ्ट हुई है डॉपलर इफेक्ट की वजह से, इसकी वेवलेंथ में इंक्रीज आ गया, तो इंक्रीज उस तरफ को जाएगा। अगर डिक्रीज आएगा तो इस तरफ को शिफ्ट करेंगे, यानी ब्लू वाली साइड पे शिफ्ट होंगी। अगर इंक्रीज आएगा तो रेड वाली साइड पे जाती है, अगर डिक्रीज आएगा तो ब्लू वाली साइड पे। तो सीधी सी बात है बेटा, गैलेक्सी द स्टार जहां से लाइट निकल के आ रही है, ठीक है, वो जो लाइट निकल के आ रही है उसका स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का, और सनलाइट से जो लाइट आ रही है, सन से आ रही है, उसका जो हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, दोनों को ऑब्जर्व किया गया तो स्टार से आने वाले दूर थे। क्योंकि ये जो सन है ना, सन और जो अर्थ है वो ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस पे ही होते हैं, यानी उसके गिर्द रिवॉल्व कर रही, तो हर लम्हे उसका जो फासला है वो एक बराबर ही होता है। तो उधर से आने वाली जो वेवलेंथ है उसमें कोई शिफ्ट नहीं आया। लेकिन जो गैलेक्सीज हैं, जो स्टार्स हैं, वो अर्थ से दूर जा रहे हैं। अब दूर जा रहे हैं तो ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट, जब सोर्स दूर जाता है ऑब्जर्वर से, ऑब्जर्वर अर्थ है जिसके ऊपर हम बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, और सोर्स क्या है? वो स्टार है जिसमें से रेडिएशन निकल के आ रही है, तो वो जब उसमें से निकल के अर्थ के ऊपर आएंगी, क्योंकि स्टार दूर जा रहा है, तो बेटा यहाँ पे ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट वेवलेंथ में इंक्रीज आएगा, और इंक्रीज जो है वो फिर इस तरफ को, इस वजह से इंक्रीज आने की वजह से जो वेवलेंथ है वो यहाँ पे ये वेवलेंथ शो करने की बजाय वो उससे बड़ी वेवलेंथ शो कर रहा है, तो रेड वाली साइड पे बड़ी वेवलेंथ आती है, इसलिए रेड वाली साइड पे ये स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो शिफ्ट हो गई है। ये मतलब होता है मेरे बच्चों रेड शिफ्ट का, कुछ भी नहीं है, इंतहाई आसान। तो क्या बताया मैंने आपको कि एक सन से जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आ रहा होता है, एक स्टार से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आ रहा होता है हाइड्रोजन का। अब हमने दोनों को स्पेक्ट्रल लाइन को मैच करके देख लिया एक जैसी, इसका मतलब है ये एक ही एटम का स्पेक्ट्रम है और वो हाइड्रोजन था, ठीक है।
तो स्पेक्ट्रम तो एक ही जैसे एटम का, लेकिन नीचे वाला जो स्टार से आने वाला स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा सा उस तरफ को शिफ्टेड था। वो शिफ्टेड इसलिए हुआ कि ये तमाम वेवलेंथ थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई हैं। ये थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई इसलिए हैं क्योंकि जिस स्टार से निकल के आ रही है वो स्टार्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। तो जब सोर्स ऑफ वेव्स ऑब्जर्वर से दूर जाता है तो वेवलेंथ में इंक्रीज आता है। तो ये डॉपलर इफेक्ट की वजह से ये इधर इधर को थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हुई, तो जो इस चीज को इंडिकेट कर रहा था हमारे पास कि ये जो स्टार है जिससे ये निकल के आ रही है वो हमसे दूर जा रहा है। और अगर ऐसा होता कि ये वेवलेंथ जो है ये सारी इधर को शिफ्ट होती, ब्लू वाली साइड के ऊपर शिफ्ट होती, तो इसका मतलब था कि वो स्टार अर्थ की जानिब बढ़ रहे, क्योंकि जब सोर्स ऑफ वेव ऑब्जर्वर की जानिब बढ़ता है, ऑब्जर्वर अर्थ है, अर्थ के ऊपर हम खड़े हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर वेवलेंथ में डिक्रीज आता है। तो फिर जो है वो वेवलेंथ बढ़ने की बजाय कम होती है, और कम होने वाली साइड ये स्मॉलर साइड है, ये लार्जर साइड है। इस तरफ को वेवलेंथ बढ़ती है, इस तरफ को वेवलेंथ कम होती है। तो ब्लू वाली साइड पे इसको आना चाहिए था इधर को, तो ये सारी की सारी ब्लू वाली साइड पे आ जाती है, उसको ब्लू शिफ्ट कहते हैं। तो अगर कोई स्टार जो है वो ब्लू शिफ्ट, उसका स्पेक्ट्रम स्टार से निकल के आने वाली जो रेडिएशन है वो ब्लू शिफ्ट शो करती है, यानी उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस सन से आने वाली लाइट की जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उसके इस तरफ आती हैं, ब्लू वाली साइड के ऊपर, तो इसका मतलब है कि उसमें ब्लू शिफ्ट आया है, वो स्टार अर्थ की तरफ मूव कर रहा है। अगर कोई स्पेक्ट्रम जो है वो स्टार से आने वाला या गैलेक्सी से आने वाला ऐसा है कि उसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो सन से आने वाली लाइट के स्पेक्ट्रल लाइंस के उस तरफ जा रही हैं, यानी लार्जर साइड पे, रेड वाली साइड पे, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सोर्स है जिससे ये निकल के आ रही है वो अर्थ से दूर जा रहा है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है बेटा। तो अब ये बातें मैं सारी यहाँ पे मेंशन की हैं। अब देखिए जरा, एस्ट्रोनॉमर्स सी द रेड शिफ्ट इन ऑल गैलेक्सीज। उन्होंने देखा कि जितनी भी गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, वो दूर दूर जा रहे हैं, उनमें एक रेड शिफ्ट, यानी कि रेड की तरफ इंक्रीज इन वेवलेंथ शो हो रही है, यानी रेड की तरफ शिफ्ट। ये देखें, ये भी शिफ्ट उधर को शिफ्ट हो रही है, ठीक है। ओके, बिकॉज द गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से मूव कर रही हैं, अर्थ से भी मूव कर रही हैं, दैट्स व्हाई उनका रेड शिफ्ट यानी ग्रेटर वेवलेंथ जो होती है। ग्रेटर वेवलेंथ, रेड की जानिब जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, ब्लू की जानिब आओगे तो वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। एज द स्पेस इज एक्सपेंडिंग, क्योंकि अर्थ और स्टार के दरमियान जो स्पेस है वो एक्सपेंड कर रही है, फैल रही है, बढ़ रही है, ठीक है। ओके, सो द लाइट कमिंग फ्रॉम दीज गैलेक्सीज इज स्लाइटली ग्रेटर इन वेवलेंथ। अब इन स्टार से, इन गैलेक्सी से आने वाली लाइट स्लाइटली ग्रेटर इन वेवलेंथ है, और ग्रेटर किस तरफ होती है? रेड वाली साइड के ऊपर। रेड ग्रेटर वेवलेंथ है, ब्लू स्मॉलर वेवलेंथ है, दैट्स व्हाई रेड वाली शिफ्ट के यहाँ पे दिखाई देती है। स्पेक्ट्रल लाइंस आर शिफ्टेड टुवर्ड द रेड एंड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेड शिफ्ट। अच्छा, अब इसकी वेलोसिटी के हवाले से अगर ऐसा हो कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है थोड़ी सी उधर शिफ्ट हो, इसका मतलब है कि जो गैलेक्सीज जा रही हैं, अर्थ से दूर जा रही हैं, वो बहुत तेजी से दूर नहीं जा रही। अगर ये शिफ्ट बहुत ज्यादा आगे, मतलब बहुत ज्यादा आगे की तरफ ये शिफ्ट हो गई, ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस है रेड की जानिब, इसका मतलब है कि वो तेजी से जो है वो दूर जा रही है, वो गैलेक्सी या वो स्टार जिससे ये रेडिएशन आ रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर ऐसा हो जाए बेटा कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो ब्लू की तरफ आ रही है, यानी ब्लू शिफ्ट आता है, अगर उसमें थोड़ा सा ब्लू शिफ्ट आया, यानी थोड़ी सी ये ब्लू की तरफ बेंड की या इधर की मूव की, इसका मतलब है कि वो कोई स्टार या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो जिसमें से रेडिएशन निकल के आ रही है वो अर्थ की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा ऐसा बढ़ रहा है। और अगर उसमें ग्रेटर ब्लू शिफ्ट आता है, इसका मतलब ये होता है कि वो फिर बहुत तेजी के साथ अर्थ की जानिब जो है वो बढ़ रही है, ठीक है बेटा। ओके जी, तो ये बात भी मैंने आपको बता दी। अब रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट दोनों याद रखें बेटा। रेड शिफ्ट तब आता है जब कोई स्टार जो है ये गैलेक्सी है वो अर्थ से दूर जा रही हो, क्योंकि रेड वाली साइड है वो ग्रेटर वेवलेंथ वाली साइड है, और जो ब्लू वाली साइड है वो स्मॉलर वेवलेंथ वाली साइड है। तो ग्रेटर वाली साइड से और आगे बढ़ेगी, और बड़ी जब होगी तो जाहिर सी बात है रेड की जानिब बनेगी, बड़ी वाली साइड इंक्रीजिंग वाली साइड पे जाएगी, वो इंक्रीजिंग वाली साइड है। तो जब वो सोर्स दूर जाएगा ऑब्जर्वर से तो वेवलेंथ ज्यादा मालूम होती है, ज्यादा मालूम होगी तो वो रेड की तरफ शिफ्ट होगी, तो स्पेक्ट्रल लाइन सारी थोड़ी थोड़ी रेड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और जब ब्लू शिफ्ट की बात करेंगे तो ब्लू शिफ्ट में फिर सारी की सारी जो है वो स्मॉलर वेवलेंथ की तरफ आने शुरू हो जाएंगी, ठीक है, तो इधर को शिफ्ट होगा। तो मैंने मेंशन किया है जी, रेड शिफ्ट शोज द ऑब्जेक्ट और स्टार इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, एंड द ब्लू शिफ्ट इज शोइंग दैट द ऑब्जेक्ट और स्टार इज मूविंग टुवर्ड द अर्थ। ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, स्टार भी लिख सकते हैं, अब आपकी मर्जी है। उसके बाद बेटा प्रॉपर फिर आपने इसको डिफाइन करना है रेड शिफ्ट को। मैंने कॉन्सेप्ट सारा आपको दे दिया, अब इसको डेफिनेशन को देख लीजिए। द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द वेवलेंथ, फ्रैक्शनल इंक्रीज कहते हैं, जैसे कहते हैं चेंज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल। जैसे यहां देखिए डेल्टा लैम्डा मतलब चेंज इन वेवलेंथ है, डिवाइडेड बाय लैम्डा तो मतलब ये फ्रैक्शनल चेंज हो गया। द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द वेवलेंथ्स आर डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज इन वेवलेंथ भी कह सकते हैं या डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वेवलेंथ और डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ड्यू टू सोर्स एंड ऑब्जर्वर रिसीडिंग फ्रॉम ईच अदर। जब सोर्स ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जाते हैं तो फिर जो वेवलेंथ में इंक्रीज आता है या फिर
फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज आता है बेटा, उसको हम रेड शिफ्ट कहते हैं। यह हो गई इसकी डेफिनेशन प्रॉपर। अब डेरिवेशन में ना बुक वाले ने सिर्फ ये फार्मूला लिखा हुआ है और उसके बाद फिर छोड़ दिया, तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये किस तरह से डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इज इक्वल टू वी बाय सी बन गया, हमें इसके बारे में जानना है। तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी आसान सी डेरिवेशन है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं इसके लिए डॉपलर इफेक्ट का जो वो 2 केसेस मैंने आपको बताए वो केसेस आपको लाजमी तौर पर आने चाहिए। अब बिल्कुल अटेंटिव होकर जरा इसको सीखें बेटा। ये सपोज करें कि भाई ये आपका एक स्टार है और ये अर्थ है, ठीक है। ये हम सपोज करते हैं कि ये एट रेस्ट है। अगर ये एट रेस्ट है तो ये जो भी वेवलेंथ भेजेगा इधर से इधर, एक्चुअल वेवलेंथ अर्थ के ऊपर पहुंचेगी, ना उसमें कोई इंक्रीज आएगा ना उसमें कोई डिक्रीज आएगा, क्योंकि सोर्स जब मूव नहीं करता ना, ठीक है, ऑब्जर्वर के लिहाज से, तो ना फिर उसके अंदर जो कोई वेवलेंथ में इंक्रीज आता है ना वेवलेंथ में कोई डिक्रीज आता है, ठीक है, ना फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आएगा। तो एक्चुअल जो वेवलेंथ है वो यहां तक पहुंचेगी, उसको हम लैम्डा से नोट कर देते हैं, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। लेकिन सपोज करें कि ये रेस्ट पर नहीं था, मूव कर रहा था, तो जब यहां से इस पॉइंट पर था, इसने एक वेव बनाना स्टार्ट किया, वो वेव बन रही है और आगे बढ़ रही है, और साथ इसने मूव करना शुरू कर दिया, यहां से यहां तक पहुंचा तो एक वेव मुकम्मल हो गई, एक वेव मुकम्मल होगी। तो अब जब ये यहां से लेकर यहां पर था तो उसने वेव बनाना शुरू की, वो वेव बन रही है, आगे बढ़ रही है, और ये खुद इधर को मूव करना शुरू हो गया, जब यहां पर पहुंचा एक वेव होगी मुकम्मल। ये बात अच्छे से समझिए पहले। तो अब जो ऑब्जर्वर जो कि अर्थ के ऊपर बैठा हुआ है उसको इसकी वेवलेंथ पहले से ज्यादा मालूम होगी ड्यू टू डॉपलर शिफ्ट। मैंने बताया डॉपलर शिफ्ट में क्या होता है कि जब सोर्स ऑफ वेव अवे मूव करता है किससे, ऑब्जर्वर से, तो उसको वेवलेंथ ग्रेटर मालूम होती है। तो यहां पर इसको ये वेवलेंथ ग्रेटर फील होगी। इस नई वेवलेंथ को हम लैम्डा ओ यानी ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व होने वाली वेवलेंथ कह देते हैं। अब ओरिजिनल जो थी उसकी लैम्डा थी, अब ये अवे मूव करने की वजह से ऑब्जर्वर को जो मालूम होगी वो लैम्डा ओ, ठीक है। तो चेंज कितना इसमें नजर आएगा ऑब्जर्वर को, वो यहां से लेके यहां तक, इसको डेल्टा लैम्डा कहते हैं, ठीक है। ये इसको डॉपलर शिफ्ट भी कहते हैं। दिस इज डेल्टा लैम्डा। बात समझ आ गई? डेल्टा लैम्डा आ गया। अच्छा अब क्या करना है जी आगे आपने, अब देखिए बेटा, अगर आप गौर से देखिए ये पूरी लेंथ बराबर है दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। इसी को मैंने यहां पे लिख दिया कि वेवलेंथ ऑफ द ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर इज इक्वल टू ओरिजिनल वेवलेंथ प्लस चेंज इन वेवलेंथ, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब ये जो डेल्टा लैम्डा ने इसकी जगह पे हमने वीटी पुट किया। बच्चों को समझ नहीं आ रही सर वीटी कैसे पुट कर दिया? देखो बेटा, ये असल में वो फासला है जो स्टार ने यहां से लेकर यहां तक तय किया। स्टार इधर को मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, सो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला s इज इक्वल टू vt, मैं यहां पे लिख देता हूं फार्मूला s इज इक्वल टू vt। सबको ये फार्मूला आता है, क्लास 9 का फार्मूला है, यानी वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां पर ये वेलोसिटी v आ गई और साथ में टाइम। अब मैंने टाइम स्मॉल t की बजाय कैपिटल T लिखा। क्यों कैपिटल T लिखा उसकी भी लॉजिक देता हूं आपको बेटा। देखो, जब ये स्टार यहां पर था, इसने वेव बनाना शुरू की, अब ये मूव करता यहां से यहां पहुंचा तो एक वेव मुकम्मल हो गई। अब जब ये यहां से लेकर यहां तक पहुंचा है तो इसको जो टाइम लगा ना वो एक वेव के मुकम्मल होने का टाइम है, जिसको बेटा हम टाइम पीरियड कहते हैं। दैट्स वाई मैंने स्मॉल टी की बजाय यहां पे कैपिटल टी का इस्तेमाल किया, जो कि टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करती है। ओके बेटा। अच्छा, तो अब ये बन गया हमारे पास v मल्टीप्लाई बाई टी। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये लैम्डा इज इक्वल टू वीटी कैसे बना, क्योंकि ये लैम्डा वो फासला है, डेल्टा लैम्डा ये चेंज इन वेवलेंथ, ये वो फासले के बराबर है जो फासला स्टार ने यहां से यहां तक तय किया। स्टार की वेलोसिटी v है, उसको जो टाइम लगा बेटा वो टाइम पीरियड के बराबर लगा। दैट्स व्हाई मैंने इसको कैपिटल टी लिख दिया। अब टाइम पीरियड किसका होता है? वेव का, ठीक है। सो अगर आपको फॉर्मूला याद हो बेटा, तो एक फॉर्मूला था v इज इक्वल टू f टाइम लैम्डा, था फॉर्मूला, आपने पढ़ा था। अब यहां पर जो f है ना, f समझे कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है, यानी f इज इक्वल टू 1/t। ये भी क्लास 10th में आपने सीखा था। तो मैं ऐसा करता हूं कि यहां पर ना, बल्कि मैं इधर लिख देता हूं, v इज इक्वल टू f की जगह पे आएगा 1/T और साथ में आएगा वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। सो v इज इक्वल टू 1/t इंटू लैम्डा। अगर मैं t की वैल्यू निकालना चाहता हूं यहां से, तो फिर मैं क्या करूंगा, t ऊपर चला जाएगा और लैम्डा डिवाइडेड बाय v आ जाएगा ऐसे, ठीक है। सो अब वेव की वेवलेंथ और वेव की स्पीड, ये फार्मूला है इसका। लेकिन अब ये जो वेव है ये लाइट वेव है। लाइट वेव की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है। ये जो v था ना वो तो ऑब्जर्वर, ये स्टार की वेलोसिटी थी। अब ये वेव की वेवलेंथ और वेव की वेलोसिटी है, तो यहां पर v की बजाय मैं c लिखूंगा बेटा, इधर मैं लिखूंगा c, ठीक है बेटा। सो ये v इज इक्वल टू 1/t इंटू लैम्डा फार्मूला था, उसको मैंने यू लिखा, t इज इक्वल टू लैम्डा बाय c। तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है वेवलेंथ बाय स्पीड ऑफ लाइट। तो ये मेरे बेटे मैंने यहां पर पुट कर दिया। मैं दोबारा से बता देता हूं, यहां पे v इज इक्वल टू f लैम्डा का फार्मूला सब जानते हो, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। यहां पर फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1 टाइम पीरियड, तो v इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड इनटू लैम्डा। अब टाइम पीरियड की वैल्यू निकालनी है, टाइम पीरियड उधर चलेगा, वेलोसिटी नीचे आ जाएगी, तो टाइम पीरियड बराबर होता है वेवलेंथ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी।
अब यहां पर ये लाइट वेव है जो इधर कोई मूव करती हुई आ रही है, लाइट वेव की वेवलेंथ तो लैम्डा कह दिया हमने ओरिजिनल वेवलेंथ, और उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रैवल करती है, तो उसको हम सी से डिनोट करते हैं, तो लैम्डा बाय सी लिख दिया बेटा हमने उस जगह पे, ठीक है। ओके जी, उसके बाद क्या किया, ये लैम्डा जो ओरिजिनल वेवलेंथ है इधर आके माइनस हो जाएगी, तो लैम्डा ओ माइनस लैम्डा इज इक्वल टू वी इंटू लैम्डा बाय सी। अब बेटा क्या करेंगे, ये लैम्डा यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो लैम्डा ओ माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू वी बाय सी। लैम्डा ये जो ऑब्जर्व लैम्डा जो ऑब्जर्वर को मिली थी वेवलेंथ नजर आ रही थी वो वाली, और ये उसकी ओरिजिनल, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा चेंज इन वेवलेंथ लैम्डा डिवाइडेड बाय ये वाला लैम्डा इज इक्वल टू वी बाय सी। तो बेटा जो फार्मूला आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है उस फार्मूले को इस तरह से आप ड्राइव कर सकते हैं कि फ्रैक्शनल चेंज इन द वेवलेंथ इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ जो वेलोसिटी ऑफ सोर्स टू द स्पीड ऑफ लाइट, या वेलोसिटी ऑफ द वेव कह सकते हैं आप, ठीक है। ये बेटा आपके पास वो फार्मूला बन के आ जाता है। अब इसके अंदर आप बता देंगे डेल्टा लैम्डा इज द शिफ्ट ऑफ द वेवलेंथ एंड लैम्डा इज द ओरिजिनल वेवलेंथ। ये शिफ्ट इन वेवलेंथ यानी कितना चेंज आया वेवलेंथ में, और ये लैम्डा ओरिजिनल वेवलेंथ है, v जो है वो हमारे पास स्पीड है ऑफ रिसेशन एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट, यानी जिसके साथ वो उससे दूर जा रहा है, ठीक है। और c जो है वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि ये लाइट वेव जो स्टार से निकल के आ रही है तो उसको हम c से डिनोट करते हैं। उसके बाद बेटा लास्ट पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे जी, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स जो है वो डे बाय डे एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। इस चीज का पता हमें कैसे चला बेटा, रेड शिफ्ट से पता चला हमें, जितने भी स्टार्स हैं गैलेक्सीज हैं उनसे आने वाली जो वेवलेंथ है उसमें हमें रेड शिफ्ट नजर आई, यानी उनकी वेवलेंथ के अंदर रेड साइड की तरफ स्पेक्ट्रम का झुकाव नजर आया, जो कि इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इन गैलेक्सीज से स्टार से आने वाली जो रेडिएशन है उनकी वेवलेंथ में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। तो वेवलेंथ में इजाफा तब होता है जब जो सोर्स ऑफ एमिटिंग वेव्स है वो दूर जा रहा होता है। तो जब ये स्टार्स, ये गैलेक्सीज जब एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है उनसे जो रेडिएशन निकल के आ रही है उनका स्पेक्ट्रम फिर रेड साइड की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। तो जितने भी गैलेक्सीज हैं, जितने भी स्टार्स हैं, उनको ऑब्जर्व किया गया तो हमने देखा कि एस्ट्रोनॉट ने देखा कि ये चीज जो है वो मुसलसल उसमें रेड शिफ्ट हमें शो हो रही है, यानी रेड शिफ्ट की तरफ, यानी इंक्रीज इन वेवलेंथ शो होता जा रहा है, इंक्रीज इन वेवलेंथ जो है वो शो होता जा रहा है, जिसको देख के पता चला कि जो यूनिवर्स है वो डे बाय डे एक्सपेंड करती जा रही है। जैसे एक बलून होता है ना, बलून में यहाँ पे अगर उसकी डायग्राम बना के आपको दिखाऊं बेटा, तो देखिए ये हमारे पास एक बलून है, इसमें मैं छोटे छोटे डार्ट्स बनाता हूँ, ऐसे ये 4 डार्ट्स हैं, चले मैं इसको और बना, ये मैंने बना दिया जी, आपके पास 6 डॉट्स बना दिए, ठीक है। अब जब ये फैलेगी ना तो ये जितने भी स्टार्स है ना, ये पॉइंट्स हैं, ये सारे एक दूसरे से दूर दूर जाने शुरू हो जाएंगे, ये ऐसे, ये आप देख सकते हैं, ये उतने मैंने पॉइंट बना दिए 6। अब देखिए ये इससे कितना करीब था, इससे इतना करीब था, अब देखिए उससे दूर चला गया, ये दोनों आपस में करीब थे, ये दोनों भी आपस में दूर हो गए। तो जब यूनिवर्स एक्सपेंड करती है ना तो इसके अंदर जितने भी स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, वो सारी की सारी एक दूसरे से दूर चली जा रही होती हैं। तो ये जो रेड शिफ्ट दिखाई दे रहा है हर गैलेक्सी, हर स्टार की वजह की तरफ से आने वाली वेव्स का, तो वो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो गैलेक्सीज हैं, जो स्टार्स हैं, वो सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मतलब उनके दरमियान जो स्पेस है वो एक्सपेंड होती चली जा रही है, तो यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ऑलमोस्ट ऑल द गैलेक्सीज आर रिसीडिंग एज रेड शिफ्ट इज ऑब्जर्व्ड। जितनी भी गैलेक्सीज हैं सब एक दूसरे से दूर जा रही हैं क्योंकि रेड शिफ्ट वहां पे हमें देखने को मिल रहा है। इट मींस द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द गैलेक्सीज इज एक्सपेंडिंग। इसका मतलब जो लेट्स सपोज अर्थ है और गैलेक्सीज है, या एक गैलेक्सी है दूसरी गैलेक्सी है, उनके दरमियान की जो स्पेस है ना बेटा वो एक्सपेंड होती चली जा रही है, उनमें फासला बढ़ता चला जा रहा है, गैलेक्सीज दूर चली जा रही हैं। वजह क्योंकि हमें रेड शिफ्ट वहां पे दिखाई दे रहा है। So more redshift light from the galaxies means faster the galaxies is moving। जितना ज्यादा रेड शिफ्ट आएगा, मैं पहले भी पॉइंट आपको रिवाइज करा चुका हूँ, उतना ज्यादा बेटा यहाँ पर जो गैलेक्सीज हैं वो तेजी से दूर जाएंगी। जितना कम रेड शिफ्ट आएगा उतना आहिस्ता से दूर जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।